स्वागत है आप सभी को अपने YouTube परिवार लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे से संबंधित जो भी तथ्य है उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आपको जीन पियाजे से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से यानी जीन पियाजे वाले चैप्टर से सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे स्कीम और स्कीमा। तो पहले हम लोग जानेंगे जीन पियाजे से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी है जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ है, तो जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। इनका पहला पुस्तक क्या है? सर्वप्रथम पहला पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनका पहला पुस्तक जो 1923 में लिखी थी। इसके बाद हम देखेंगे संज्ञान क्या होता है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसमें वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, यानी अपने आसपास से होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया से जो भी ज्ञान वो ग्रहण करता है उसी को संज्ञान कहते हैं। संज्ञान मतलब ये होता है अपने किसी भी चीज़ से कुछ सीखना, ज्ञान लेना, उसी को संज्ञान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वातावरण का मतलब ये हुआ उसके आसपास में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी चीज़ है, उससे वो कुछ ना कुछ सीखता है या ज्ञान लेता है, उसी को संज्ञान कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है किसी से झगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हम तुमको संज्ञान में ले लिए हैं। संज्ञान में ले लिए मतलब अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में ले लिए हैं, वही संज्ञान होता है। फिर देखते हैं आगे संज्ञान की विकास। संज्ञान क्या है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, यानी जो भी ज्ञान लेने की प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था से शुरू होता है और जीवन जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वो ज्ञान को लेता ही रहता है, यानी उनका संज्ञान बढ़ता ही रहता है, उसके संज्ञान में विकास होता ही रहता है। तेरा संज्ञान का विकास। इसके बाद हम देखेंगे पियाजे साहब ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में देखेंगे। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया सटीक बताया है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का आकलन, यानी जो भी संज्ञानात्मक पक्ष है उसका अध्ययन किया है। संज्ञानात्मक जो संज्ञान जब अभी आप लोग को बताए थे उसका ये बहुत बढ़िया से अध्ययन किए थे। अपने बच्चों पर प्रयोग इन्होंने किया था। पूछता है एग्जाम में अपने बच्चों पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो कौन है? हमारे पियाजे साहब हैं। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे साहब ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे साहब ने। तो ये इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, कुछ पक्ष हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला अवस्था है, ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं दिए थे। पहला अवस्था क्या है इनका? संवेदी गामक अवस्था, जो 0 वर्ष से 2 वर्ष है संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष के बीच में या उससे आगे होता है। तो इसमें कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसके 2 नाम होते हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आइए एक एक लेते हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से सीखते हैं, जानते हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था। ये इनकी पहली अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य
करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि। यानी इसको इंद्रियों की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से भी जो भी कार्य करता है वह करता है। जैसे जो भी गामक क्रियाएं करता है वो कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, रोना इत्यादि, इनकी क्या होती है, गामक क्रियाएं होती हैं। यानी संवेदी गामक क्रियाओं में क्या होता है, आप लोग मोस्ट चीज़ है इंद्रियां आप लोग याद रख लीजिएगा। इंद्रियां कितनी होती है, 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि जो भी होता है, इसके माध्यम से ये सारे कार्य करते हैं संवेदी गामक अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से भी जानते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। यानी पड़ोसी बच्चों के साथ इस अवस्था में बालक खेलने चले जाता है, पड़ोसी के बच्चों से तालमेल बना लेता है। बालक शब्दों के प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यानी शब्दों के प्रतीकों का, यानी जो भी शब्द होते हैं उनके प्रतीक चिन्हों को ये प्रयोग में ला लेता है। जैसे 2 + 2 करेंगे तो ये जान जाएगा इसको जोड़ना है, जोड़ लेगा। यानी जो भी शब्द हो गए उसको प्रतीक को क्या करता है, ये पहचान लेता है। यानी इसको यदि कोई जल हम लिख देते हैं तब ये जान जाएगा ये जल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रतीकों के चिन्हों को, शब्दों के चिन्हों को ये जान लेता है, प्रयोग कर लेता है। और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यानी प्रतीकात्मक खेल मतलब होता है जो भी चीज़ें होती हैं जो अस्थायी रूप से दिखाई देती हैं उनसे ये खेलने लगता है। फिर इस अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौने की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था को हम लोग खिलौने की आयु भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौने की आयु भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। इसमें निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन, यानी इसमें सजीववाद की अवस्था भी कहते हैं। इसमें सजीववाद पाया जाता है। यानी ये निर्जीव वस्तुओं में भी ये लोग जानते हैं, ये बच्चे जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं ये जानते हैं जो निर्जीव चीज़ है उसमें भी क्या है, जीव है। यानी इनके अंदर जीववाद भरा रहता है। यदि किसी बच्चे को चोट लग जाता है तो उसकी माँ या कोई भी क्या करता है, यदि फाटक से या मेज से, कुर्सी से चोट लग जाती है तो क्या होता है, मेज को कोई मार दिया, फाटक को मार दिया, तो बच्चे को लगता है कि वह उसको मार दिए तो उसको चोट पहुंचा है, तो बालक चुप हो जाता है। यानी उसमें ये लगता है कि जो निर्जीव चीज़ है उसमें क्या है, जान है, वो सजीव है। अब अगला हम लोग देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ देखिए, चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें चिंतन और तर्क प्रारंभ कर देता है। मतलब वहाँ पे वो प्रयोग में ला लेता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। यानी दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इसके बारे में इसको जानकारी हो जाता है, दिन क्या होता है, तारीख क्या होता है, समय क्या होता है, महीना क्या होता है, सब ये इसके बारे में ये अच्छी तरीके से संज्ञान में ले लेता है, इसको जानकारी हो जाती है। फिर कह रहा है इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। यानी जो भी अनुपात होता है, जैसे मान लीजिए यदि बालक को कहते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन सा वजन में कौन सा भारी है, तो वो तुरंत तो जान लेगा कि दोनों वजन में बराबर हैं। लेकिन जो आकार इसका है, रुई का आकार बड़ा है और लोहे का आकार छोटा है। तो इस प्रकार आकार और भार इत्यादि में वह अंतर को अच्छी तरीके से समझता है, जानता है। इसमें मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाती है। मूर्त चिंतन यानी वस्तुओं को देखकर उसके
उसको चिंतन चिंतन करने लगता है, ये वस्तु क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये कैसे कार्य करती हैं, उसमें मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे यदि वो एक विशाल पेड़ देख लेता है, ये बहुत विशाल का एक पेड़ देख लेता है, तो वो सोचने लगता होगा आखिर ये पेड़ करता क्या है, कैसे खाना बनाता होगा, कहाँ से पानी लाता होगा इत्यादि, वो सब सोचने लगता है उस पेड़ को देख के। यही क्या होता है, मूर्त चिंतन, यही मूर्त चिंतन होती है। अब हम देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष के होती है। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष आगे की अवस्था होती है, मतलब 14 से 11 वर्ष से आगे की अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसमें मूर्त चिंतन तो करता ही करता है, साथ में अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, यानी स्मरण करना। स्मरण मतलब किसी चीज़ को याद करना, सोचना, समझना, मनन करना आदि, ये सब अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जो अपने मन में हम लोग अपनी कल्पना में देख सकते हैं, बल्कि वो साक्षात दिखाई नहीं देता, वही अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन वह होता है जो हम किसी वस्तु को साक्षात देखते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। इसके बाद यह है कार्य को करना समझता है, यानी कार्य में अंतर कर लेता है, यानी उसको पता होता है कौन से कार्य गलत है, क्या कौन से कार्य सही है, उसमें अंतर करके जो सही कार्य है उसको वह करता है। फिर कह रहा है इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन, जब वो कार्य को क्या करता है, गलत सही में वो फर्क कर लेता है, इसलिए वो कार्य को करता है, इसलिए इसको तार्किक चिंतन। पहले वो तर्क करता है क्या गलत है क्या सही है, वो तार्किक चिंतन करके फिर वो कार्य को करता है, इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट है और अंतिम है, ये पहले सामने बताया था, स्कीम और स्कीमा। स्कीम क्या होता है, किसी काम को करने का अलग अलग तरीके होते हैं। स्कीम में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगता है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। अब तो बच्चे को पता है रोने से दूध मिलेगा, लेकिन यदि आपको हमको भूख लगती है तो क्या करते हैं हम लोग, उस खाने को मांगते हैं। तो ये हर एक प्राणी को किसी कार्य को करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें बालक क्या करता है, भूख लगती है तो उसको भोजन कर चाहिए तो वो क्या करता है, रोता है। यदि हमको भोजन चाहिए तो हम क्या करेंगे, मांगेंगे। तो यहाँ पे कार्य में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, तरीका हो रहा है, अलग अलग तरीका हो रहा है। इसके बाद यह स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटी जो दिमाग से जुड़ी रहती हैं, उसको प्रयोग में लाकर किसी वस्तु को एक धारणा बनाकर आगे देखते हैं। छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। अब छोटे बच्चे को भी पता है कि वो बाल देख लेगा, किसी को बाल खेलते हुए देख लिया होगा कि वो बाल को पकड़ रहा है, तो वह भी जब बाल उसके पास आएगा तो सोचेगा इस बाल को हमें पकड़ना है। किसी को आइसक्रीम खाते हुए देख लिया होगा तो उसके दिमाग में एक धारणा बन गई होगी कि आइसक्रीम को हमें खाना नहीं, चूसना है। तो आइसक्रीम पाते ही क्या करेगा, चूसने लगेगा। फिर कह रहा मानव, ये पॉइंट है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। यानी किसी चीज़ को पहले से देख लेता है, देख लेगा तो उसके इस दिमाग में क्या हो जाएगा, एक धारणा बन जाएगी कि यह वस्तु किस चीज़ के लिए है। यदि किसी कार को देखते हैं तो आप लोग के दिमाग में ये होगा कि ये कार क्या होगा, ये रोड पे चलेगा, इसमें बैठ के हम लोग क्या बहुत लंबी लंबी दूरी कर सकते हैं। तो यह दिमाग में एक धारणा बन गई। जब आप लोग कार में बैठेंगे, जब चलेगा तब क्या करेंगे, ये कार से हम लोग क्या करेंगे, बहुत दूर तक यात्रा करेंगे। यदि किसी बालक ने आइसक्रीम खाते हुए किसी बालक को देख लिया होगा, जब उसको आइसक्रीम मिलेगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट वो आइसक्रीम को चूसना चालू कर देगा, न कि उसको रोटी की तरह खाएगा। यही स्कीमा होता है। जो स्कीमा होता है क्या होता है, पहले से दिमाग में किसी वस्तु का एक धारणा होता है, पहले से दिमाग में क्या होता है, वो उस वस्तु का एक धारणा होता है, उसी धारणा को प्रयोग करता है जब वो उसके सामने वो वस्तु आता है, वही स्कीमा होता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यदि ऐसे उपयोगी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।